नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब तो देना पड़ेगा में। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे का शक्ति प्रदर्शन जारी। मुंबई के एमईटी सेंटर में अजीत गुट की अहम बैठक भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक अजीत गुट की अहम बैठक में अब तक 30 विधायक पहुंचे हैं। दावा उससे ज्यादा का है। आपको बता दें, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील ताटकर समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद। तो दूसरी तरफ थोड़ी देर में शरद पवार भी बैठक करने की तैयारी, जिसकी अपील उनकी बेटी ने की है कि समर्थक जुटे और शरद पवार को समर्थन दें। मुंबई के जो चौहान सेंटर है, वहां पर शरद पवार बैठक करेंगे और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, अनिल देशमुख और जितेंद्र आवान बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक शरद गुट की बैठक में अब तक केवल 7 विधायक, 1 एमएलसी पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का और हमारे साथ तमाम आज गेस्ट मौजूद हैं। देखिए, मुद्दा महाराष्ट्र को लेकर आज से नहीं, लंबे समय से गरमा रहा है। लंबे समय से हर कुछ महीनों में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जब आप सो के उठते हैं जो उम्मीद से बहुत दूर होता है। और आज इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र में चल रही राजनीति, जिसका इंपैक्ट पूरी देश की राजनीति पर कितना है और 2024 में उसका इंपैक्ट क्या कुछ होने वाला है और उससे जो विपक्ष की एकता है उस पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, आज बात करेंगे। जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे साथ आलोक वत्स, बीजेपी लीडर मौजूद हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस हैं। मुमताज आलम रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मौजूद हैं, प्रवक्ता सपा। और अंबर जैदी, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। विजेंद्र मलिक, नेता आम आदमी पार्टी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सवाल लेकर जाऊंगी जो हमारे भाजपा से आए हुए नेता हैं। भाजपा से जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस के, हम उनसे बात करेंगे। अनुज जी, आपका स्वागत है। और जो सब कुछ हो रहा है, अंत में अभी भी यही कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा और 1 साल के वक्त में आपने देखा कि जो शिवसेना थी वो टूट गई। 1 साल के अंदर अंदर शपथ के जब नई सरकार बनी, उसमें अब आप एनसीपी की स्थिति देख रहे हैं। एक एनसीपी 2 अलग अलग भाग में आज बैठक कर रही है। अब बारी है कांग्रेस की, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रेलर अपने दिखा रही है, ये इनका बोरिया बिस्तरा जो बंद होने जा रहा है, उससे पहले की बौखलाहट है। जिस तरह से जब चिराग जब बुझता है तो उसकी लौ बहुत लपाती है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो है एक दर्दनाक चेहरा और भयंकर चेहरा देश की जनता देखती जा रही है। ये महाराष्ट्र में जो अभी 3 दिन पहले की एक जो कुचक्र हुआ है, ये तीसरा प्रयास है इन 5 वर्षों में महाराष्ट्र को लेकर के। ऐसा ही प्रयास इन्होंने 2019 में किया था, जब राष्ट्रपति शासन लग गया था चुनाव के बाद, और आधी रात को राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति महोदय से हटवाया गया। होम मिनिस्ट्री का दफ्तर खुला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खोला गया और सुबह सुबह 7 बजे जो है भगत सिंह कोश्यारी जी ने, हम इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर लीजिए, वर्तमान की बात कर लीजिए। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की रणनीति क्या है महाराष्ट्र को लेकर, देश को लेकर? कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है कि इन सत्ता के लोलुपों को, इनको इस देश से उखाड़ के फेंकना है, तमाम प्रदेशों से उखाड़ के फेंकना है। जो महाराष्ट्र की जनता देख रही है, जो महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, आज जनता ये नहीं स्वीकार करेगी कि पहले जो सुना करते थे कि किस तरह से जो है वोटों की लूट हुआ करती थी, बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था, वो सब बंद हो गया। लेकिन अब इन्होंने एक नया कल्चर शुरू कर दिया है कि विधायकों की लूट कर रहे हैं, विधायकों की कैप्चरिंग हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी और अंग्रेजों और मुगलों की राह पर चल रही है। जिस तरह से उन्होंने मीर जाफर और जयचंदों को पैदा करके इस देश में गद्दारी करवाई थी, देश के लोगों के साथ गद्दारी कराई थी, ऐसे ही वर्तमान की राजनीति में राजनीतिक दलों के साथ ये नए नए गद्दार पैदा करवा रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। देश की जनता इसे स्वीकार करने वाली नहीं है। देखिए, आप वो राजनीतिक बयानबाजी पे हम पूछ रहे थे कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या है, लेकिन फिलहाल आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां पर कुछ ही देर में शरद पवार बैठक लेंगे। लेकिन हमारे जो संवाददाता है वो वहां पर मौजूद हैं, सत्यप्रकाश के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। सत्यप्रकाश, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, वहां का तापमान समझना चाहेंगे, वहां की तस्वीरें जानना चाहेंगे, क्या कुछ है और आगे क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम मुंबई के यशवंतराव चौहान
सेंटर पर है, जहां पर एनसीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक यहां पर मौजूद है और हर किसी के हाथ में एनसीपी का झंडा है और लगातार यह कह रहे हैं कि शरद पवार के साथ खड़े हैं। हालांकि इस तरह की बैनर जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगा, खासकर दक्षिण मुंबई में बैनर लगा है, जिसमें बताया गया है हम सब शरद पवार साहब के साथ खड़े हैं, एक ही साहब, सिर्फ शरद पवार साहब। तो तस्वीरें देखिए यशवंतराव चौहान के हैं, जहां पर सत्यप्रकाश, आपने सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीरें तो दिखा दी, लेकिन आप ये बताएं कितने विधायक वहां पर पहुंचे हैं? ताकत तो तब नजर आएगी जब विधायक वहां पर पहुंचेंगे। सत्यप्रकाश, बिल्कुल, अब तक जो जानकारी मिल रही है करीब 10 विधायक पहुंचे हैं, जिसमें 2 और निर्दलीय विधायक हैं और 2 सांसद हैं, यानी कि टोटल 14 लोग उपस्थित अंदर वाईबी सेंटर में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले आई हैं, हालांकि उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और कहा कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और एक तस्वीरें और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बैंड बाजे बुलाए गए हैं, जो भी विधायक यहाँ वाईबी सेंटर में आ रहा है इसी तरह से बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि और बड़ी संख्या में विधायक यहाँ आएंगे। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से बैंड बाजे के साथ यहाँ आने वाले विधायकों और पदाधिकारियों का स्वागत किया जा रहा है। जो भी पदाधिकारी विधायक यहाँ आ रहा है उसका स्वागत इसी तरह से बैंड बजाकर किया जा रहा है। सत्यप्रकाश, ऐसा लग रहा है कि आज एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। हालांकि पर्दे के पीछे लगातार ये चर्चाएं हैं कि शरद पवार एक बार फिर संपर्क में है। सुप्रिया सुले तस्वीर में नजर आ रही है, क्या कुछ कह रही है? मीडिया से दूरी सुप्रिया सुले ने बना रखी है और फिलहाल शायद बैठक के बाद ही कुछ बयान सामने निकल कर आए, लेकिन सुप्रिया सुले ने यह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक आएं और शरद पवार के समर्थन में आए। तो यहां चाचा भतीजे की लड़ाई, या यूं कहें कि भाई बहन की लड़ाई भी अब तकरार जो है तेज होती है नजर आ रही है। मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से देख रहे हैं, जो वो करवट ले रही है, आपसे समझना चाहेंगे कि 2024 के लिए इसके क्या संकेत हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी पिक्चर साफ नहीं है। हालांकि भाजपा ने एक बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश की है और जो फडणवीस हैं वो एक तीर से 2 निशाने, एक तरफ एनसीपी को भी तोड़ना और दूसरी तरफ ये कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत जो है, हो सकता है कि ये चाहत जो मुख्यमंत्री बनने की है उसमें जल्दबाजी कर जाएं, क्योंकि 2/3 जब तक नहीं होगा तब तक इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। 40 का दावा है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या 36 का आंकड़ा वो पार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जदुई आंकड़ा है वो 36 का है, 53 सीटें हैं। तो अगर उसको क्रॉस कर जाते हैं अजित पवार तब तो ये ठीक है। तो जैसे ही ये 40 पे पहुँचते हैं तो आप देखिए कि जो शिंदे हैं वो 40 लेकर के आए थे, बीजेपी के पास 105 सीटें हैं, टोटल 145 चाहिए सरकार बनाने के। तो शिंदे के ऊपर तलवार लटक गई और वहाँ पे काफ़ी हलचल मची हुई शिंदे के यहाँ कि ये सब क्यों हो गया, ये दूसरे उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद शिंदे पे उतना भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा है ये 24 के लिए नहीं, ये सिर्फ जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए। फडणवीस मुख्यमंत्री पहले थे, कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का रहे और वो मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको कुड़न होती है। मुझे नहीं लग रहा है कि उनको रात में नींद आती होगी। और इस सूरत में कि जब 105 सीटें हों तो ऐसे में जाहिर है कि ये पूरा दांव खेला गया है। लेकिन इससे पहले भी जल्दबाजी फडणवीस ने की थी, आपको याद होगा, और रातों रात हम लोग रात में कुछ और जैसे ही आंख खुली तो मालूम हुआ कि उप मुख्यमंत्री बन गए अजित पवार। बहुत जल्दबाजी में उन्होंने कदम उठाया था। इसमें इन्होंने थोड़ी सी खिचड़ी पकाई है, काफी दिनों से खिचड़ी पक रही है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि फिर भी ये जल्दबाजी कर गए। तो अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये 24 के लिए अगर भाजपा सोच रही बहुत अच्छा हो रहा है तो ये अच्छा नहीं हो रहा। इसका जवाब आलोक वस्ती से लेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पे फिर चलते हैं। हमारे संवाददाता अविनाश पांडे मौजूद हैं जो अजीत पवार जहां पर बैठक ले रहे हैं वहां पर है, उनसे समझते हैं माहौल क्या कुछ कह रहा है। अविनाश, बताएं वहां माहौल क्या है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं जहां पर कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी शरद पवार की। इस देश में जो कुछ भी होता है, चाहे राम मंदिर बनता है तब कहते हैं बीजेपी ने किया, 370 हटा बीजेपी ने किया, सड़कें अच्छी बन रही हैं बीजेपी ने किया,
लेकिन सरकारें गिरती हैं, कहते हैं बीजेपी ने किया। अभी कुछ देर पहले अनुज आत्रे जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनता देख रही है, बीजेपी गलत काम कर रही है। क्या कहेंगे? मुझे एक चीज बताइए, इस देश में जितनी अच्छाई हो रही है या गड़बड़ अच्छाइयाँ हुई हैं, वो तो वाकई में बीजेपी ने किया है। 9 साल में बगैर घोटाले की सरकार दी, एक आदमी पे स्कैम नहीं है। देश हर तरीके सर देखिए, आरोप प्रत्यारोप छोड़ देते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल लेती हूँ, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो 2024 के लिए कितनी कारगर होगी? देखिए, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये जितनी परिवारवाद की पार्टियां हैं, जहां पर पुत्र मोह और पुत्री मोह में लोग बन के किसी को सीट पर बिठाएंगे, तो जमीनी नेता है वो स्वाभाविक रूप से रिबेल करेगा। उसी का ये परिणाम है। अगर सुप्रिया सुले को नहीं बनाया जाता अध्यक्ष, अजीत पवार करता इस पार्टी को नहीं सर, छोड़ता। कर्नाटक में जो आपने टिकट वितरण किया था, उसमें 30% टिकटों में परिवारवाद नजर आया था। देखिए, अगर कोई आदमी एक परिवार से है, वो रिटायर हो रहा है, वो चाहता है कि अपना बेटा बेटी को लड़ाएं, अब वो सर, आपका परिवारवाद ठीक है, दूसरी पार्टी का परिवारवाद ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, अध्यक्ष बना दिया उसको। जो आदमी जमीनी नेता था, दादा जो है बरसों से जमीन पे लगे हुए थे लोगों के साथ, और एक लड़की को जिसको कोई ज्ञान नहीं है, पिता के नाम पर बन के एमपी आ गई थी, उसको बैठा दिया उसके सिर पे कि अब ये तुम्हारी अध्यक्ष है। ये कैसे कबूल होगा? लेकिन अगर मैं राजनीति कर रहा हूं और मेरा बेटा मेरे साथ अगर राजनीति में लगा हुआ है, तो अगर मेरी रिटायरमेंट के बाद अगर वो आता है तो क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ थोड़ी है। काबिल नेता अगर दूसरी पार्टी में आता है तो वो गलत है, आपके लिए वो ठीक हो जाता है। आप मेरी बात की भावना को नहीं समझ रहे हैं। अगर वो मेहनत करके आता है तो क्या दिक्कत है? तो आईएएस का बेटा आईएएस बनता है कि नहीं बनता है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा, इससे पहले जब एक मिनट मैं दूसरी पार्टी से मैडम आता है इनसे तो पूछना वो चाहता हूँ, नहीं एक माना मिनट जाता। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। आप बताइए, इससे पहले जब अजीत पवार को बनाया गया था, तब क्या था? तब किसको अध्यक्ष बना दिया गया था? इससे पहले भी चले गए थे ना, याद है आपको? रातों रात जो है ऑफिसेस खुलवाए गए थे, और सुबह जब साहब की आंख खुली तो मालूम हुआ अजीत पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री। तब क्या था, जरा हमें बताइए। देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है। क्या इंटरनल हमें उनसे मैटर? क्या लेना देना है? नहीं, मैं हमारे यहाँ कोई ऐसी कवायद हुई हो तो आप बताइए। तो वो अगर मुख्यमंत्री बन गए थे। बीजेपी आलोक भट्ट साहब, आपसे विचारधारा पे भी आएंगे, लेकिन पहले पहुंचते हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी के पास, जो प्रवक्ता है सपा के लिए। अभी भी जब भी बात होती है 2024 की, तो अभी भी कहा जाता है कि अगर सपा खुलकर चुनाव में आए तो फिर काफी बड़ा परसेंटेज ले जा सकता है, लेकिन सपा साइलेंट है। सपा किसके साथ है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस परिप्रेक्ष्य में आज पहले आपने बैठक, आज आपने जो डिबेट रखी है, मैं बताना चाहता हूं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये पहला प्रयोग नहीं है। ये सबसे पहले जो प्रयोग इन्होंने करा मध्य प्रदेश में करा, और ये आज उसकी जो परिणति है वो आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पे जो चुनावी राज्य हैं उनमें ये ऐसा करने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि जब से विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, निश्चित तौर पे ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये वही स्थिति है उस दीपक की, क्योंकि जनसंघ से शुरू हुए उस दीपक की आखिरी लो है जो फड़फड़ा के बंद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे फड़फड़ाने का काम करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी में के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट करा है कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे आगे दिखाई देगी। आदरणीय चंद्रशेखर राव साहब ने वो प्रयास करा, आदरणीय ममता जी ने वो प्रयास करा, आदरणीय नीतीश कुमार साहब वो प्रयास कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी उसमें सहयोग करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है नागर जी, हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है हमारी। सीटें देंगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, वो हमारा विषय, वो हम तय कर लेंगे। आप अपने विषय को देखिए। देश आप पे देख रहा है, आप किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, देश आपको देख रहा है। वो हमारा वहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की आज बात तो महाराष्ट्र की हो रही है भास्कर जोशी साहब जी, लेकिन ये बात आप तो मानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ये गुंडागर्दी और ये जो माहौल था, ये तो कम हुआ है। इस बात का तो आप मानते होंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ नागर जी, आंकड़े बताते हैं कि कस्टोरियल डेथ में आज उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में सबसे आगे है। निश्चित तौर पे परीक्षाएं जो लगातार लीक हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। निश्चित तौर पे योगी सरकार जब से आई है तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र, उत्तर प्रदेश खैर मैं अपनी बात आपको बताई थी, महाराष्ट्र पे आएंगे, लेकिन मैं अपनी बात बताई थी। मैं चुनाव के दौरान रात को 2 बजे घाट पे गई, आधे घंटे बैठी और वापस फिर अपने होटल गई, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे सेफ जगह हूँ।
शायद 5 साल पहले मैं ऐसा महसूस नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हम सवाल करेंगे बीजेपी से लगातार कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। पहले अंबर जैदी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास चलते हैं। जैदी साहब, आपके लिहाज से आगे क्या कुछ होगा? क्या जो ये सुगबुगाहट है कि भले ही कितनी बैठक हो जाए, जो जिसे कहते हैं कि रोटी बढ़िया पलटते हैं शरद पवार साहब, क्या अभी भी कुछ शरद पवार के एंड पे कोई पत्ते बाकी हैं? देखिए, अगर हम 2024 के नज़रिए से बात करें या फिर हम क्षेत्रीय चुनाव या फिर हम महाराष्ट्र की राजनीति के उस हिसाब से बात करें, मुझे लगता है कि इसके कई सारे पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये एक हमारे, अगर हम पूरे देश की राजनीतिक जो पूरा एक सिस्टम है उसमें परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर देश के लोग हैं, उसको इस तरह की राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद उनको पसंद नहीं है। और वो यही वजह है कि अगर हम चाहे उसकी बात करें, शिवसेना की बात करें या फिर हम अभी एनसीपी की बात करते हैं, इसी तरह से दरार इस वजह से आ रही है क्योंकि देश में परिवारवाद जनता को पसंद नहीं है और हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपना एक भविष्य चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके सर पर हमेशा एक परिवार का एक बच्चा या बच्ची बैठी रहे, क्योंकि सब में एक प्रतिभा है और सब अपना भविष्य देखते हैं। और अगर ऐसा ही होता कि उन परिवारवाद नहीं होता तो क्यों दरार आती, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन अगर हम 2024 के नज़रिए से भी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से विपक्षी एकता पे बात आ रही है और समाजवादी पार्टी के जो भाई साहब हैं वो भी यही कह रहे थे कि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी एकता का भरसक प्रयास हो रहा है, लेकिन विपक्ष में इतनी टूट फूट है आए दिन। चाहे कांग्रेस की बात करें जो कि एक विपक्ष की बड़ी पार्टी है, उसमें टूट फूट होती रहती है, या फिर हम और क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, वैसे भी समाजवादी पार्टी तो 3 महीना 13 में वो बीजेपी को तो ये कहते हैं कि भाई वो तो कहीं पे नजर नहीं आती, वो जिसके 125 विधायक हैं और यही तो दिक्कत है। लोकतंत्र की आप हत्या करना चाहती हैं अंबर जी। आप मुझे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मुख्य विपक्षी दल हम लोग हैं, विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं, सड़क से लेकर सदन तक संगठन करते हैं। निश्चित तौर पर यही तो दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोकतंत्र की यही तो हत्या कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को कह रहे हैं कि आप दिखाई नहीं देते। सड़क में हम संघर्ष कर रहे हैं, सदन में हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ। अंबर जी, ये लोकतंत्र ने हमें, इस देश की 30 करोड़ जनता ने हमको मुख्य विपक्षी दल बने। हम आपकी मेहरबानी से मुख्य विपक्षी दल नहीं है। अखिलेश यादव जी हम समाज के लोग, आम लोगों को लूटने का कार्य करते थे। आज ये बदलाव इस देश में हो रहा है। आप जैसे परिवारवादियों को ये बदलाव नहीं पसंद आ रहा है। इस देश के राजनीति में परिवारवाद देश में अगर समाजवादी आपसे सवाल ये कर लेते हैं कि आप बार-बार कह रहे हैं अखिलेश यादव, एक चीज बता दीजिए, समाजवाद के किस पृष्ठ में लिखा हुआ है लोहिया के कि बेटे बाप के बाद बेटे को जवाब दीजिए। राजमाता सिंधिया के वसुंधरा राजे और दूसरी बेटी दोनों सबसे ज्यादा परिवारवाद है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी राजनीति है, राजनाथ सिंह के लड़के के। और ये बताइए आप नंबर 2 की पोजीशन के आपके जो अमित शाह उनके लड़के जयशाह ने कौन सी रणजी ट्रॉफी के लिए जोशी साहब आप तो परिवारवाद की जंगी विपक्ष का नेता कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। परिवारवाद की विपक्ष का नेता कौन है? केवल भारतीय जनता पार्टी की है। जोशी साहब विपक्ष का नेता कौन है? आप विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। बस साहब मैं सवाल कर रही हूँ जोशी साहब, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। सवाल यह है, मैं आम आदमी पार्टी वालों के पास भी जाऊंगी, लेकिन आपसे विपक्ष का नेता कौन होगा? किसको माना? आप एकजुट कर रहे हैं तो आपने सोचा होगा ना कि किसकी एकजुटता में काम करेंगे। मैं जवाब ले लेती हूँ अध्यक्ष कौन होगा? मैं वत्स साहब मैं जवाब ले रही हूँ, संयोजक तक नहीं तय मैं जवाब ले लेती हूँ। वत्स साहब जवाब दीजिएगा आदिति, संक्षिप्त में, लेके जवाब। हाँ आदिति 2 मिनट, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, 2 मिनट में आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये हमेशा देश ने तय करा है। मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूँ। आदरणीय चंद्रशेखर साहब, सर लड़ाई इस बात की है ना कि कुर्सी कौन संभालेगा। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं सर आज के सिनेरियो में। मैं जवाब ले लेती हूँ, तुक्के में बन गए। आप मुझे आदिति जवाब देंगे नहीं देंगे?
मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश जो 140 करोड़ का देश है, इस देश तय करेगा नेता कौन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जिम्मेदारी से, आदरणीय चंद्रशेखर साहब अपनी पार्टी के अकेले सांसद थे, लेकिन जब देश ने तय कर दिया तो देश के प्रधानमंत्री बने। SD देवेगौड़ा साहब, आपका IK गुजराल साहब, मुरारजी देसाई साहब, चरण सिंह जी, ये देश बड़ा है, ये सत्ता का अहंकार है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनको लग रहा है ये फैसला करेंगे। ये दो पार्टियों के सांसदों की पार्टी का आज अहंकार में डूबी हुई है, और आज सरकारों को जो गिराने का काम कर रही है आदित्य जी। निश्चित तौर पे 140 करोड़ का देश है, ये देश इनको जवाब देगा। ठीक है, मैं चाहूंगी आम आदमी पार्टी, मैं आपसे आप जल्दी से बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम जनता की मत की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, जनता के मत का सम्मान तब क्यों नहीं करते जब जनता आपको उखाड़ के फेंक देती है, या फिर दूसरी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर लेके आती, तब कहते हैं लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में। मतलब आपका रिश्ता सिर्फ लोकतंत्र से सत्ता तक है। आप अगर सत्ता में रहेंगे तो लोकतंत्र बहुत अच्छा है, अगर आपको निकाल के फेंक दिया तो लोकतंत्र खतरे में। इस देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। आज जो लोकतंत्र हो रहा है महाराष्ट्र में, जो हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ है, ये लोकतंत्र की हत्या है। पूरे विपक्ष के दल कह रहे हैं ये लोकतंत्र की हत्या है, ये देश देख रहा है। अब देश फैसला करेगा कि महाराष्ट्र में जो आपने करा। विजेंद्र मलिक जी के पास चलते हैं, विजेंद्र मलिक जी के पास चलते हैं हम। विजेंद्र मलिक जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंचती है, पंजाब से गुजरात पहुंचती है, कांग्रेस का नुकसान करती है, भाजपा का फायदा करती है। महाराष्ट्र में क्या रहेगा? देखिए, महाराष्ट्र में जो ये पावर की जंग नहीं है, ये बीजेपी के एक षड्यंत्र का एक नया अध्याय है। तो आपका रोल क्या रहने वाला है महाराष्ट्र में? अगर आप मुझे रिप्लाई करने देगी तो मैं रिप्लाई करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अली बाबा और 40 चोर की एक पार्टी बनकर रह गई है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला है। एनसीपी के जिस अजीत पवार के अगेंस्ट वो घोटाले की बात करते हैं, छगन भुजबल के खिलाफ घोटाले की बात करते हैं, उन्हीं नेताओं को लाके 4 दिन बाद में अपनी पार्टी में लाके वो मंत्री बना देते हैं। तो जो जितना बड़ा डकैत, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वो बीजेपी में उसका स्वागत है। तो ये बीजेपी का आज का चाल, चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है। ये काम इन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ के किया। अब आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं 4 दिन पहले कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। जो 70,000 करोड़ का घोटाला करके, जिनका स्वागत करके वे एक मंत्री बनाएंगे भाजपा में लाके, वो पब्लिक के लिए क्या करेगा? ये वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ पब्लिक टैक्स, ये सब कुछ हो रहा है। वही इन्होंने क्या किया, एक एमएलए को शिवसेना के तोड़ के इन्होंने जो सिंधे गुट को खड़ा किया और आज उसको खत्म किया। एक एमएलए को उन्हें 50 करोड़ 100 करोड़ में खरीदा। वो पैसा बीजेपी कहां से लाई? ये क्या नोट छापने की मशीन इनके घर में लगी है क्या? उस पैसे को ये कहां से लाई? वो पब्लिक के टैक्स का पैसा है। बस साहब, आपके पास में लॉजिक जवाब तो देना पड़ेगा, और जिसमें पावर, सस्पेंस और बदले की कहानी में महाराष्ट्र की राजनीति पल पल करवट बदल रही है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम आपको छोड़ के गए थे कई सवालों के साथ, इसलिए हम एक बार चलते हैं आलोक वस्त साहब के साथ। आलोक जी, कई सवाल हैं, आपने सुने, कई विरोध हैं, कई बार नाराजगी हैं। सवाल ये उठता है कि चाहे झारखंड, चाहे राजस्थान, जब भी पलटफेर की बात होती है, और फिर महाराष्ट्र तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आरोप बार बार भाजपा पे लगते हैं। अब ये राजनीति का हिस्सा है या ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या है? आपका क्या टेक है? देखिए, कांग्रेस ने 90 बार हिंदुस्तान में सरकारें तोड़कर सरकार बनाई, 46 बार अध्यादेश लाए, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। हम किसी पार्टी को तोड़ते नहीं है, कोई खुद टूट के हमारे पास आ जाता है तो हमको पार्टी तोड़ने का इल्जाम लगाया जाता है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 50 या 100 करोड़, एक भी 10,000 भी आपके हाथ लगा उसमें से जो आप दिखा सके मुझे, मैं कह दूं कि आपने 2,000 करोड़ लेके। देखिए सर, कांग्रेस की तो सरकारी अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए जब तक तथ्य नहीं है। देखिए, अगर कोई आदमी क्राइम भी करता है तो जब तक कोर्ट उसको नहीं सजा देता है वो बरी समझा जाता है। आप ऐसी अनर्गल बातें मत लगाइए। आज देश प्रगति कर रहा है, देश के लोग प्रगति कर रहे हैं। जहां जो आदमी अपने को असहज महसूस कर रहा है वो राष्ट्रभक्ति में हमारे साथ आके खड़ा हो रहा है, और हमारे यहाँ कोई दाएं बाएं का स्कोप नहीं है, कोई स्कैम करने का स्कोप नहीं है। शिकंजा इतना टाइट है कि या तो काम करो। 5 काम बता दीजिए प्रगति वाले। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि दूध अगर महंगा हो गया है कि मैं तो दूध नहीं पीती हूँ,
ये वत्स साहब कह रहे हैं कि डॉलर, अगर डॉलर के सामने पैसा कमजोर हुआ है तो कह रहे हैं पैसा रुपया कमजोर नहीं हुआ, वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। आलोक जी, चलिए आलोक जी, कांग्रेस को तो जनता ने सत्ता से बाहर फेंक दिया। आप ये बताएं, जनसंघ के जमाने से ये देके पार्टी को तोड़ेंगे और वो ये कहते हैं कि पार्टी टूट कर इनके पास आ जाती है। एक आदमी भी तो आपको नोट दिखाया होगा, एक जगह से भी आप नोट रिकवर कर पाए? नोट रिकवर और अगर करे जाए, अगर मंत्री जेल में है, जिनको जमानत नहीं हो रही है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो आपको जो पता बार-बार जमानत की अर्जी लगा रहे हैं और जमानत खारिज हो रही है। एक एजेंसी ये तीनों अगर निष्पक्ष होकर जांच करे तो आधे से ज्यादा भाजपा जेल के पीछे आपको दिखाई देगी। वत्स साहब, आप करवा लेकिन लीजिए इनकी जांच। जांच कौन करेगा? इसका मिसयूज कर रहे हैं, जांच करेगा कौन? तो आप मेरे को विचारधारा की एजेंसी बात- तो आपके अंडर है जिसका आप मिसयूज कर रहे आप हैं। करवा लीजिए जांच। एक केस आपने ये किया है एजेंसी तो आपके बीजेपी अंडर है की जिसका आप आदमी पर। मिसयूज कर रहे हैं। एक भी केस आपने आएगा, इसको समय किया है। आएगा। सीधे 2024 कह में दीजिए। ये देश की जनता मन बना चुकी है, ये समय जल्दी ही आएगा और आप देखिएगा भाजपा आदि आपको मन सलाखों के बना पीछे चुकी खड़ी है। दिखाई देगी। देश की बस जनता साहब से एक मन सवाल बना ले लेते चुकी हैं है। विचारधारा का। देश बस की साहब, जनता हमको बस हटाने साहब, जा रही जनसंघ है। के जमाने ये से- सब मुंगेरी ला बस- के हसीन सपने आप बस देखते साहब, रहिए। मेरा एक जवाब हम दीजिए। 350 पार लेके आएंगे। और मेरा रामायण जवाब काल दीजिए में आप। रावण भी यही कहता था कि मेरे से ज्यादा मलिक पावरफुल साहब, कोई आपके नहीं है। हित का ही महाभारत सवाल काल पूछ में रही हूं मैं, आपके कंस हित ये का कहता सवाल था पूछ मेरे से रही हूं। ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। उसी अहंकार में भाजपा आज कह रही है आपके कि हित का मुंगेरी सवाल लाल पूछ रही हूं जनता मैं। के पार्टी दिल को- जीत को सत्ता की लड़ाई जीतने वाले लोग हैं। आप हम देश को हिंदू लूटने आलोक वाले साहब, जीतने वाले नहीं हैं। जनसंघ के जमाने से जनसंघ के जमाने लूट वोट का- लेने वाले लोग नहीं है। हमारे देश का बजट आप 40 लाख जनसंघ के करोड़, जमाने 11 लाख से करोड़ विचारधारा अकेले की इन्होंने बात करते अडानी आए के हैं। हाथों एक महीने में लुटा दिया देश का पैसा, जिसमें 80,000 करोड़ LIC का पैसा डुबा दिया। मलिक साहब, आप अपने दुखड़े यहाँ पे इसी- महाराष्ट्र में राजनीति इसी बात शरद कर रहे हैं, आप पवार अपने टुकड़ा टुकड़े नहीं है, ये देश की जनता इसी के शरद पवार का कहना था। आपके तो हित आप का सभी सवाल पूछ पक्षी रही हूं के मैं, एक पूछ में रही लुट हूं रहे मैं। हैं। आप हमारा एक- कपड़ा नहीं अडानी है। का कोई मलिक इशू साहब नहीं एक है। मिनट, मलिक साहब एक इंटरबैंक मिनट। का कोई इशू मलिक नहीं साहब है। एक मिनट, जनसंघ के जमाने से विचारधारा की बात होती आई, विचारधारा पे आपकी सरकार आई, विचारधारा पे ही आपकी राजनीति हुई, चाहे फिर वो अगर 30 साल 70 साल की राजनीति बात करें तो राम मंदिर विचारधारा की बात थी, 370 अबॉलिशन विचारधारा की बात थी, और अब यूसीसी विचारधारा ही थी। लेकिन वो धीरे धीरे खत्म इसलिए हुई क्योंकि एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते देते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। इस पर क्या कहें? देखिए, इधर से आया राम गया राम आज की कहानी है। विचारधारा तो आपका 1947 स्टेटमेंट के बाद से ये देश में आया राम गया राम हो रहा है। इसीलिए जब तो कांग्रेस विपक्ष कहता है कि जो आपकी पार्टी में आया, हुई अदिति जी, तो मैं समाजवादी पार्टी एक के बाद एक- नहीं समाजवादी पार्टी ने दूसरे दल के लोगों को लिया। हमारे यहाँ से बोरिया निकाले गए, इन्होंने अपने यहाँ ले लिया। तो अनुज अत्रे जी से जवाब दे, अनुज अत्रे जी, खाली हम पर ही अनुज बनी अत्रे जी, भारतीय जनता पार्टी पर भाजपा, है। अनुज अत्रे जी, क्या पूछना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बड़ी ही साफगोई से हमारे वत्स साहब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी युक्त भारतीय जनता पार्टी जो होती जा रही है उसका क्या जवाब देंगे। जितने बड़े भ्रष्टाचारी उनको उतना बड़ा सबके पास आ गए। पद जो है भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। ये तमाम वो नेता जिनकी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के समय और आज तक हर प्रदेश में जाके देखिए जितनी बड़ी सूची इन्होंने तैयार की थी, साफ उनको कह दिया गया था, स्पष्ट संदेश था, या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, नहीं तो हमारी 3 रिवेंज टेकिंग एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तैयार है। सीधा उदाहरण आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का ले लीजिए, जिनके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी बुकलेट निकाली, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन मुकदमा दम गया। आप महाराष्ट्र की बात करें तो यही अजीत पवार हैं जिनके खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे चल रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने भी 4 दिन पहले बोला, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी की इच्छा के विरोध में चल रहे हैं या कौन सी विचारधारा लेकर के चल रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचारी को देश के प्रधानमंत्री 4 दिन पहले जो है मध्य प्रदेश की धरती से जाके खड़े होकर के इतनी बड़ी उनकी लिस्ट देते हैं और वही भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ उप मुख्यमंत्री बना आपकी देती है। बात आलम रिजवी जी क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये कि भारत मुक्त वाली बात तो खत्म हो गई। 4 पूर्ण राज की सरकार जो है वो बीजेपी की आज की तारीख में है और 4 पूर्ण राज की सरकार कांग्रेस की है। मैं गिना दूं अगर कहिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 4 ये है। कांग्रेस, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो ये तो ख्वाब इनका चकनाचूर हो गया। जहां तक आप कह रहे नजरियात, ये भी बहुत पहले खत्म हो गया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ अपनी सरकार बना ली हो तो उसका क्या नजरिया होगा।
कोई नजरिया नहीं, इनको सिर्फ ये चाहिए या तो ये तोड़ के लाएंगे या तो जोड़ के लाएंगे, सर, कांग्रेस यही ने इनका शिवसेना नजरिया के रहेगा। साथ बना ली, इनको सर। कुर्सी चाहिए। नीतीश और लालू साथ आ गए सर, देखिए, वो तो बात ही खत्म देखिए, ऐसा है, बात ही खत्म है। नहीं, वो तो वो आ गए उसका मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी का तो अपना नजरिया है ना। बीजेपी तो बहुत ही अच्छी पार्टी अपने आप को कहती है, देशभक्त, लेकिन वो देशभक्ति उस वक्त चली जाती है तो सर, कि जब इनको लगता है कि इसकी वजह से कुर्सी मिल मैं आपके सकती पास आ है। इनको कुर्सी चाहिए, इनको कोई नजरिए से लेना देना नहीं है, कोई ऐसी बात इनके यहाँ नहीं, इनको कैसे कुर्सी मिल रिजवी जाए। साहब, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे समझना चाह रही थी। मैं आपसे मैं अंबर जैदी जी, आप सुनो। मेरे पास मैं अनुज जी और आलम साहब की बात कर दोनों का जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो अनुज आत्रे साहब ने कहा कि बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बनती जा रही है। अगर कांग्रेस को पहले से पता है कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है आपकी पार्टी में, और आपको क्योंकि आप विपक्ष एकता की भी बात कर रहे हैं, सारे विपक्ष में कौन कौन भ्रष्टाचारी है, तो आप एक बार उस सूची को सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आप देश हित में उस सूची को सार्वजनिक कर दीजिए। आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारी युक्त बन रही है, कल तक आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया हुआ था, तब आपको पता था मतलब कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है। तो आप महाराष्ट्र में नारायण राणे हो, चाहे मुकुल रॉय हो, तमाम नेता इनके जो है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तैयार की हुई है। आप इस देश में आप सत्ता में आते हैं और आज आप कहते हैं कि दूसरी पार्टी भ्रष्टाचारी युक्त बन रही है, तो आप भैया आप भ्रष्टाचारियों की सूची आप सार्वजनिक कर दीजिए। इस बीच में एक बड़ा अपडेट, इस बीच में एक बड़ा अपडेट, जिस बैठक का इंतजार था वो बैठक शुरू होने वाली है। शरद पवार पहुंच चुके हैं, जहां पर इंतजार था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, वहां पर शरद पवार पहुंच चुके हैं। सवाल वही है कि पावर के इस गेम में पवार किसके साथ हैं? भाजपा के साथ हैं, उनका अपना स्टैंड है, और अजीत पवार की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, एक बार फिर हम लौटेंगे। अब बात उनसे भास्कर जोशी जी से कर लेते हैं। आपने कहा कि आपके जो नेता हैं वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। सितंबर में एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। विपक्ष एकजुट तब होगा जब एक्चुअल एकजुट होगा। जो हाल ही में बिहार में बैठक हुई वैसा नहीं। ऐसे में क्या उस भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव साथ चलेंगे? इसलिए क्योंकि एकजुटता के लिए एक दूसरे के काम में समर्थन देने की जरूरत होती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एक बेंगलोर में बैठक होने जा रही है सर, हमारे जो विपक्ष के लोगों की है। निश्चित तौर पे उसमें तय हो जाएगा, तय समय पर सारे फैसले होंगे। निश्चित तौर पे आज जो मुख्य लड़ाई क्या है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को याद कर पा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, इनको सबको भ्रष्टाचारियों को जो जेल भेजने की गारंटी मैं दूंगा। आज गारंटी कैसी है? अजीत पवार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चक्की पीसिंग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में मोदी डिटर्जेंट में धुलते ही साफ हो जाते हैं। नारायण राणे एक और नेता थे यहाँ के, छगन भुजबल साहब, इसके अलावा आप देखिए हेमंत बिस्वा साहब, बहुत सारे उदाहरण हैं। आज जो मोदी डिटर्जेंट पाउडर है उसमें धुल के वॉशिंग भास्कर जोशी जी, लेकिन कोई एक बड़ा मुद्दा भाजपा के खिलाफ ला भी तो नहीं पाए 9 साल में। लेकिन फिलहाल तस्वीरों पे आपको ले चलते हैं, देखिए किस तरीके का स्वागत शरद पवार का यहाँ पर हो रहा है। आपको एक खास बात बता देते हैं, शरद पवार ने 2014 से लेकर 2021 तक कम से कम 5 बार चाहे बैकडोर से भाजपा के साथ संपर्क में थे। कई बार जब 2014 में सरकार बननी थी तब भाजपा से कहा था कि हम आपको बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उस समय भाजपा ने शिवसेना का समर्थन लिया, क्योंकि शिवसेना को यह लगा कि अगर शरद पवार ने बाहर से समर्थन दे दिया तो हम सत्ता से बाहर होंगे। भाजपा ने यह सोचा कि विचारधारा में शिवसेना साथ है, उनको साथ लेके चलो, पहला। दूसरी बार 2017 में जब समर्थन की बात की कि हम आपके साथ आ सकते हैं, शर्त वही थी शिवसेना बाहर रहेगी, तब भी भाजपा ने शिवसेना का साथ दिया। तीसरी बार 2019 में एक बार फिर समर्थन की बात कही, पर शर्त दूसरी थी। शर्त थी कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री कोई भी बने भाजपा से, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे। एक बार फिर आप देखें किस तरीके से स्वागत वहां पर हो रहा है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज की बैठक में यह तय होना है कि पवार एनसीपी जो बची हुई है उसका क्या करेंगे, उसका भविष्य तय करेंगे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में स्वागत हो रहा है, तमाम बातें यहाँ पर, तमाम माहौल जो है यहाँ पर ढोल नगाड़े का बज चुका है। जवाब तो देना पड़ेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।